नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्र। जैसा कि आप ब्लड के कंपोजिशन यानी ब्लड में कितने घटक होते हैं अथवा ब्लड कितने घटकों से मिलकर बना है उसके बारे में जानना चाहते हैं। चूंकि यह क्लास 11 चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसमें रक्त परिसंचरण में आपको यह टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए। और भी पैरामेडिकल, मेडिकल और सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट को यह पूरी अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में ब्लड क्या है और इसके बेसिक प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड के संघटक के बारे में विस्तार से क्लासिफिकेशन के साथ बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट इज द ब्लड यानी कि ब्लड क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज द ब्लड, ब्लड क्या है। यदि एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द ब्लड तो आप क्या लिखेंगे, तो इसकी डिफिनेशन होती है ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब रक्त एक विशिष्टीकृत तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे चैनल पर हमारे ढूंढ करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक विशिष्टीकृत तरल संयोजी ऊतक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का मेन फंक्शन मतलब प्रमुख कार्य, मतलब मेन कार्य इसका क्या है, ब्लड का मेन कार्य क्या है। ठीक है, तो इसे भी जानना चाहिए। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स टू टिश्यू एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसे हम हिंदी में समझते हैं। रक्त का प्राथमिक कार्य, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त का प्राथमिक कार्य क्या है, इज टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को का सप्लाई करना, किसको, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स, और जो संवैधानिक तत्व मतलब कि जो जरूरी तत्व हैं उनकी सप्लाई करना। ठीक है, एंड मतलब और, एलिमेंट्स टू टिश्यू, किसको, टिश्यू को मतलब ऊतकों को, चाहे वह कोई भी ऊतक हो, और अब ऊतक में कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो सभी ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषण और जरूरी तत्व, ठीक है, की सप्लाई करना, और टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो उपयोग में आ चुके हैं और वे वर्ज्य पदार्थ हैं। ठीक है, मतलब उन्हें हटाने की जरूरत है, उनकी सप्लाई करना। ठीक है, मतलब उन्हें हटाना क्या है, ब्लड का प्रमुख कार्य है। अरे ब्लड ही तो है, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट से यूरिया बन गया किडनी में, तो ब्लड ही तो किडनी में ले जाएगा यूरिया को, तो वहां पर जो है कि यूरिया की छनाई होगी, तो कौन लेकर गया, ब्लड ही तो लेकर गया ना, तो ब्लड का कार्य हो गया। और ऊतकों को ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, ब्लड ही पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यह ब्लड का कार्य हो गया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स टू टिश्यू एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड मतलब ब्लड के गुण। ब्लड के गुण में पहला क्या है, अमाउंट। अमाउंट मतलब मात्रा, एक व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, कितना ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो 7 से 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का भार 100 केजी है तो उसका 7 से 9% मतलब 7 से 9 लीटर ब्लड जो है उसके शरीर में पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किसी व्यक्ति का वजन अगर 50 केजी है तो उसके शरीर में उसका जो ब्लड होगा वह 3 से 4 लीटर पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितना शरीर का भार होगा उसका 7 से 9% तक उसके शरीर में ब्लड लीटर में पाया जाएगा। और 79 ml प्रति केजी, अगर केजी के हिसाब से बात करें तो 89 मतलब 80 ml प्रति केजी के हिसाब से शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का आयतन। ठीक है, ब्लड का आयतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर विशेष रूप से। अब अमाउंट या वैल्यू दोनों सेम बात है। 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति, एडल्ट मेंस या वुमेन्स के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पीएच। पीएच मतलब अम्लीयता या क्षारीयता का मापन।
पीएच कितना होता है 7.4, मतलब 7.4। अगर 7 रहेगा तो विलयन उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा तो विलयन अम्लीय रहेगा, ठीक है। और 7 से ऊपर जाएगा तो विलयन क्षारीय मतलब एल्केलाइन होता जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का कितना पीएच होता है 7.4। 7.4 का मतलब हल्का, स्लाइटली मतलब हल्का, एल्केलाइन मतलब क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। और वीनस ब्लड हैज लो पीएच, जो सीरा में ब्लड बहता है, सिराओं में, उसका पीएच कम होता है, मतलब हल्का अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी कार्बोनेट्स इत्यादि के आयन होते हैं जो उसे अम्लीयता प्रदान करते हैं, ठीक है। और वह दूषित रक्त होता है, इसलिए उसका पीएच कम होता है और वह अम्लीय होता है। समझ में आया? लेकिन जो धमनी आर्टरी में ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो उसका पीएच 7.4 होता है और वह हल्का क्षारीय कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 से ऊपर है, 7.4 है तो यह क्षारीय हो गया। क्षारीय मतलब एल्केलाइन। अब सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स श्यानता। श्यानता मतलब प्रति सेकंड प्रवाह की दर, मतलब कोई तरल है तो 1 सेकंड में कितना बहता है, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यदि उसको बहाया जाए तो वह कितना बहेगा, ठीक है, कितनी तेजी से बहेगा, इसकी जो मापन की जाती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं, ठीक है। तो यह 3.5 से 5.5 पास्कल सेकेंड इसका जो श्यानता है ब्लड का है, ठीक है। ब्लड की श्यानता कितनी है 3.5 से 5.5 पास्कल सेकेंड। मोर देन वाटर मतलब जल से अधिक। समझ में आया? जल से अधिक है। अब ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर का मीन, ओस्मोटिक प्रेशर मीन्स जो है परासरणी दाब। ऑस्मोसिस माने क्या होता है? परासरण। ओस्मोटिक प्रेशर मीन्स परासरणी दाब। परासरणी दाब इसका कितना होता है 25 mmHg, मतलब 25 mmHg, ठीक है। mmHg जो है दाब का मापन है मिलीमीटर, और Hg मतलब पारा दाब मापी पर 25 mmHg जो है इसका ओस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? कलर। अब ब्लड का कलर कैसा होता है? तो सभी जानते हैं ब्लड का कलर लाल होता है। जो आर्टरी की बात हो रही है, आर्टरी में जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा लाल होता है, ठीक है, चमकीला लाल, रेड। ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन घोंघा या कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें ब्लड का रंग नीला होता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में ब्लड का रंग जो आर्टरी में होता है वह चमकीला लाल होता है, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। ब्लड का घनत्व कितना होता है? तो ब्लड का घनत्व होता है 1016 kg प्रति घन मीटर, ठीक है। मतलब 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है। यदि एक डब्बा हो तो उसमें 1060, ठीक है, 1000 लीटर और 60 ग्राम उसमें रक्त आएगा। इतना समझ में आया? मतलब इस ये थोड़ा सा जल से भारी होता है। इतना समझ में आया? जल से जो है, जल का घनत्व कितना होता है 1000 kg प्रति घन मीटर, लेकिन रक्त का घनत्व, ब्लड का घनत्व कितना है? डेंसिटी 1016 kg प्रति घन मीटर, ठीक है। मतलब ये जल से थोड़ा अधिक है तो जल से भारी होता है। अगर 1 लीटर, यदि आपके पास 1 लीटर का बर्तन है तो यदि आप उसमें 1 लीटर पानी भरें और 1 लीटर रक्त भरें तो रक्त का वजन अधिक होगा। इसे क्या बोला जाता है? घनत्व बोला जाता है। अब हम ब्लड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड में कौन कौन से ब्लड के क्लासिफिकेशन है, कंपोजिशन की बात, कंपोनेंट्स की बात, ठीक है। मतलब ब्लड में क्या क्या मिलता है। तो ब्लड को विशेष रूप से सबसे पहले 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग में पहला भाग कौन सा है? ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्यूलर सब्सटेंस मतलब कोशिकीय घटक, ठीक है, या ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स को रक्त कणिकाएं कहा जाता है, रक्त कोशिकाएं रुधिराणु या कोशिकीय घटक, और प्लाज्मा को प्लाज्मा या सीरम, ठीक है। तो इसे सीरम भी बोला जाता है प्लाज्मा को।
अब हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसे आप कॉपी कलम ले करके नोट करते जाइए, बहुत ही फायदे में रहेंगे आप। अब देखिए ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ब्लड में ब्लड सेल्स कितनी होती हैं और प्लाज्मा कितना होता है। मतलब रक्त में रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी होती है और प्लाज्मा कितना होता है। तो यदि ब्लड 100%, यदि इसे माना जाए 100%, ठीक है, उसमें से 45% जो होता है ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स 45% ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड सेल्स 45% ऑफ ब्लड, रक्त की 45% क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। इतना समझ में आया। और उसमें भी 45% से उसमें भी जो है अब 44% पूरे ब्लड का 45% ब्लड सेल्स हो गई, और अब ब्लड सेल्स में 44% आरबीसी होती है, 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। पूरे ब्लड के 45%, पूरे ब्लड में 45% क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, और उसमें भी अब 45 ब्लड सेल्स में 44% केवल आरबीसी होती है और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% होता है, ठीक है। तो 55 और 45 कितना हो जाएगा, 100%। इतना समझ में आया। मतलब प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है और ब्लड सेल्स जो होती हैं टोटल ब्लड का 45% होती हैं। अब हम ब्लड सेल्स के वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा सा। प्लाज्मा में अब मान लीजिए प्लाज्मा टोटल ब्लड का जो है 55% है, प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, तो उसमें भी जो है 91% लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, और 9% सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड के, मतलब कि ब्लड सेल्स में कौन कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। 45% पूरे ब्लड में 45% रक्त कणिकाएं पाई जा रही हैं। तो उसमें भी कौन कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जा रही हैं, कौन कौन से ब्लड कार्पोसेल्स या ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। तो अब चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स। इसे और भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पट्टिकाणु, ठीक है। पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स कितने होते हैं, यह 4 से 8%, मतलब कि टोटल ब्लड का 45% ब्लड सेल्स हो गई। अब उसमें जो है 4 से 8%। अब मान लीजिए कि यह ब्लड सेल्स, यदि हम इसे 100% माने, इसे ब्लड सेल्स को 100% माने, तो उसमें से 4 से 8% जो है प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इसके ब्लड सेल्स का, ब्लड का नहीं, ब्लड सेल्स का 4 से 8% प्लेटलेट्स मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट्स अब घन मीटर में, यदि मिली घन मीटर में मापा जाए इन्हें, तो 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है, यहाँ लाख है, 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा यदि डब्बा में यदि आप ब्लड को रखें, ब्लड को भरें, तो उसमें 1.5 से 3.5 लाख पट्टिकाणु कोशिकाएं पाई जाएंगी। इतना समझ में आया। अब हम प्लेटलेट्स के फंक्शन की बात करते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। प्लेटलेट्स का कार्य है हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, रक्त के थक्के बनाने में सहयोग करता है, ठीक है। रक्त के, मान लीजिए कि यदि कहीं आपका कोई अंग कट जाता है या कहीं से भी यदि स्राव होने लगता है रक्तस्राव, तो जो रक्त जमाने की प्रक्रिया है उसमें प्लेटलेट्स मदद करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त जमता है, नहीं, बहुत से कारक हैं जो रक्त को जमाने में मदद करते हैं, जिसमें से एक प्लेटलेट्स भी है जो रक्त को जमाने में, ताकि शरीर से अधिक रक्त न बह जाए, उसमें मदद करता है। नेक्स्ट जो ब्लड कार्पोसेल्स है वह है आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, और एरिथ्रोसाइट्स। अब यह कितना होता है,
यह टोटल ब्लड सेल्स का मतलब टोटल रक्त कणिकाओं का 95.1% होता है, मतलब 95.1% होता है। मतलब रक्त कणिकाओं, इन्हें जो है, ये जो रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स, यदि इनकी बात की जाए 100% यदि इन्हें माना जाए तो उसमें से 95.1% आरबीसी होती है। समझ में आया? अब यदि घन मीटर में बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। मतलब 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा यदि एक छोटा सा डब्बा हो तो उसमें यदि आप ब्लड को रखें, ठीक है, ब्लड को भरें, तो उसमें जो आरबीसी की मात्रा आएगी काउंटिंग करने पर वह 50 से 55 लाख की संख्या में रहेगी। समझ में आया इतना? अब हम आरबीसी के फंक्शन की बात करते हैं कि आरबीसी का काम क्या है। आरबीसी का काम है इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैस, मतलब श्वसन गैसों का परिवहन करना इसका महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? रिस्पायरेटरी गैसों के ट्रांसपोर्ट में, मतलब परिवहन करने में आरबीसी की प्रमुख भूमिका, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ करके, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स जो है जुड़ करके जो है कि शरीर में यात्रा करते हैं, परिवहन करते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। अब हम तीसरे ब्लड कार्पोसेल्स की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गया, अब डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है। बुक में सेल्स दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पर सेल्स लिखा है। हमने एक बुक में पढ़ा था व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, दोनों होता है। तो इसे किस और नाम से जाना जाता है? इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब यह ब्लड सेल्स में कितने होते हैं? इनकी संख्या बहुत कम होती है, 0.1% होती है। मतलब रक्त कणिकाओं में इनकी जो मात्रा होती है, अमाउंट, वह 0.1% ही होती है, ठीक है। तो यदि आप 4.8 और 95.1 और 0.1 को यदि आप जो है कि जोड़ें, ठीक है, तो यह 100% हो जाएगा। मतलब यदि 100% पेमेंट ऑफ 200 रुपीज, यदि आप जो है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों की संख्या को अगर काउंट करें तो यह 100% आएगी। तो 100% मतलब कौन सा है? ब्लड सेल्स, मतलब रक्त कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है? 0.1% होती है, बहुत कम होती है। अब यदि घन मीटर में बात की जाए कि इनकी संख्या 1 घन मीटर में कितनी होती है, तो 6000 से 8000, ये तो सब लाख में थे, ठीक है, लेकिन यह हजार में ही है, मतलब संख्या इनकी बहुत कम है। तो 6000 से 8000 घन मिलीमीटर, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। मतलब 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा किसी बॉक्स में यदि आप ब्लड को रखें तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग होगी, जो है मात्रा होगी डब्ल्यूबीसी की काउंट में, नंबर में, तो 6000 से 8000 के बीच इनकी संख्या आएगी। इतना समझ में आया? अब हम डब्ल्यूबीसी के, अब देखिए प्लेटलेट्स का टाइप नहीं होता है, आरबीसी का भी टाइप नहीं होता है। और आरबीसी के बारे में आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मनुष्य की आरबीसी अकेंद्रकीय होती है, ठीक है। आरबीसी एक कोशिका है, ठीक है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी का निर्माण होता है, फॉर्मेशन, तो उस समय केंद्रक होता है, लेकिन जब आरबीसी का निर्माण हो जाता है तो इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक न्यूक्लियस, वह विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो मनुष्य की आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, जबकि बंदर की और कुछ जंतुओं की आरबीसी, बंदर की और कुछ जंतुओं की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्लेटलेट्स के टाइप नहीं होते हैं, आरबीसी के भी टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी के विशेषतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? कण कोशिकाएं। कण कोशिकाओं का मतलब एक कण नुमा होते हैं, समझ में आया? और दूसरा टाइप होता है एक ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? अकण कोशिकाएं। अकण कोशिकाएं, ठीक है।
तो अब हम सबसे पहले कण कोशिकाओं के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि कण कोशिकाएं कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो कण कोशिकाओं के टाइप में सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल्स। WBC के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कण कोशिकाएं और अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अकण कोशिकाएं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में जो पहली कोशिका आती है वह होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा शरीर मतलब WBC की ब्लड में WBC की यदि मात्रा को 100% माना जाए, मान लीजिए कि ब्लड में WBC है और WBC की मात्रा कितनी थी 0.1% ब्लड सेल्स में। ठीक है, तो अब ब्लड सेल्स में यदि अब WBC को यदि 100% यदि माना जाए तो उसमें जो न्यूट्रोफिल्स की संख्या होगी वह होगी 60 से 65%। ठीक है, 16 से 65% किसकी मात्रा होगी न्यूट्रोफिल्स की, यह सबसे अधिक होता है। प्रश्न आता है कि WBC में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल्स है 16 से 65%, तो इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन है द फैगोसाइटिक सेल, मतलब यह भक्षण कोशिका है। ठीक है, भक्षण कोशिका है। ईट्स एंड किल्स द माइक्रोब्स दैट इंटर द बॉडी, यह भक्षण कोशिका है, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को खाकर समाप्त करती है। ठीक है, यह आपके ब्लड में पाई जाती है और जो रोगाणु है, ठीक है, रोगाणु में जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, चाहे कोई भी, चाहे मान लीजिए पॉइजन ही हो गया, ठीक है, तो कुछ भी है जो रोग शरीर में उत्पन्न कर दे उसे क्या बोला जाता है, रोगाणु। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, भक्षण कोशिकाएं होती हैं, ये उस रोगाणु को खा जाती हैं और खा करके उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, पचा जाते हैं। ठीक है, और उसे नष्ट कर देती हैं। ये न्यूट्रोफिल्स का काम हो गया। अब हम सेकेंड WBC की बात करते हैं। सेकेंड WBC में ग्रेन्युलोसाइट्स का सेकेंड टाइप क्या है, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, ठीक है, आपने इस्नोफिलिया का नाम सुना होगा, अभी हम इसके बारे में बताते हैं। इओसिनोफिल्स की संख्या WBC में कितनी होती है, यदि WBC को 100% माना जाए तो उसमें 16 से 65% न्यूट्रोफिल्स हो गया, और अब इओसिनोफिल्स कितना होगा, 2 से 3%। समझ में आया इतना, 2 से 3% किसकी संख्या होगी, इओसिनोफिल्स की संख्या होगी। अब इओसिनोफिल्स का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन में संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। इनविलोप्ड एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, मतलब एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। इनविलोप्ड मींस भाग लेना, ठीक है, संक्रमण से बचाव करती है, एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेती है। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में यदि कोई विशेष प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उस समय इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे या रोगी ब्लड टेस्ट कराएगा तो इओसिनोफिल्स की संख्या इन्फेक्शन के समय बढ़ जाती है। और यदि इन्फेक्शन के बाद भी अगर इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ी रहे, ठीक है, तो वह कौन सी बीमारी हो जाती है, इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया जिसमें इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ी रहती है, और उससे होता क्या है, जुकाम रहेगा बराबर और हल्का हल्का ज्वर रहेगा, ठीक है, तो ये शरीर के लिए थोड़ा सा निगेटिव होता है, तो उसका उपचार किया जाता है। अब हम नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सा है, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को क्या बोला जाता है, हिंदी में बेसोफिल्स को बेसोफिल्स ही बोला जाता है। हिंदी में बेसोफिल्स को बेसोफिल्स ही बोला जाता है। अब बेसोफिल्स क्या है, तीसरे प्रकार की कण कोशिका है। अब इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी टोटल 0.5 से 1%, ठीक है। बेसोफिल्स यदि WBC की संख्या 100% यदि हम माने तो उसमें 0.5 से 1% किसकी संख्या होगी, बेसोफिल्स की संख्या होगी। और प्रश्न यह बनता है कि WBC में सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो WBC में सबसे कम संख्या बेसोफिल्स की होती है और सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। यह बार बार एग्जाम में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, चाहे वह UP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, और मेडिकल एग्जाम में भी आता है, नीट के एग्जाम में भी आता है। समझ में आ गया। तो WBC में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होगी। यह भक्षण कोशिका है। इओसिनोफिल्स की संख्या 2 से 3% होती है और बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम 0.5 से 1% होती है। अब बेसोफिल्स का फंक्शन क्या है, बेसोफिल्स क्या काम करती है, फंक्शन इसका है सेक्रेट्स मतलब स्राव बनाती है, सब्सटेंस मतलब पदार्थों का काल्ड जिसे बोला जाता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। यह जो है हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थों का स्राव करती है एंड और इज इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी एक्शंस मतलब प्रदाह क्रियाओं, ठीक है, इन्फ्लामेटरी मतलब प्रदाह क्रियाओं में
मतलब शोथकारी मतलब जहाँ सूजन हो जाती है वहां पर किसकी संख्या अधिक पाई जाती है, बेसोफिल्स की संख्या अधिक पाई जाती है। जहां पर सूजन इत्यादि हो जाता है, जैसे मान लीजिए एब्सेस या फोड़ा हो गया, तो वहाँ फोड़े की जगह पर जो है कि बेसोफिल्स की संख्या अधिक होगी। और सूजन किसके कारण बनता है, इन्हें हिस्टामिन इत्यादि के कारण जो है सूजन बनता है। और शरीर में खुजली भी होती है, तो हिस्टामिन की मात्रा अधिक स्रावित हो जाती है बेसोफिल कोशिकाओं से, तो शरीर में खुजली होने लगती है। ठीक है, और कभी कभी बाह्य रोगाणु भी आकर के हिस्टामिन का स्राव खुद बनाते हैं, जिसके कारण खुजली होती है। जैसे एक्जिमा हो गया, तो एक्जिमा में क्या है, बाह्य रोगाणु शरीर में आए, इन्फेक्शन कहीं त्वचा पर पैदा किए, और उनकी जो बेसोफिल्स कोशिकाएं हैं बेसोफिल्स, वे हिस्टामिन बना रही हैं। ठीक है, तो उससे शरीर में खुजली होने लगती है। हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन और हिपेरिन नामक पदार्थों का स्राव करती है कौन, बेसोफिल्स। और शोथकारी मतलब सूजन जहां पर बन जाती है उस क्रियाओं में सम्मिलित होती है, मतलब सूजन बनाने वाली प्रक्रियाओं में यह सम्मिलित होती है। समझ में आया। अब बेसोफिल्स प्रतिरक्षा तंत्र के ही ये सब घटक हैं। समझ में आया। तो आखिर यह सूजन बना रही है, तो सूजन ये थोड़े ही बना रही है, सूजन इसके कारण बन रहा है, लेकिन वहां पर जैसे मान लीजिए कहीं आपका कट गया थोड़ा सा भाग और वह पक गया, ठीक है, तो वहां पर बेसोफिल्स कोशिकाएं अधिक आ जाती हैं, ताकि वहां पर जो बाह्य रोगाणु आए तो उन्हें भक्षण किया जा सके, उन्हें नष्ट किया जा सके। इसके कई काम है, ऐसा नहीं है कि यह शरीर में अनावश्यक है, इससे शरीर में रोग बनेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स की। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स में जो पहली कोशिका होती है वह होती है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स नामक दो कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स की संख्या कितनी होती है, 20 से 25%। यदि WBC 100% माना जाए तो उसमें से 20 से 25% कौन होगा, लिम्फोसाइट्स होगा। इट इज टू टाइप, इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। समझ में आया, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। जिस लिम्फोसाइट्स का पोषण थाइमस में होता है वे टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कहलाती हैं, और जिन लिम्फोसाइट्स का पोषण अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में बोन मैरो में, वे लिम्फोसाइट्स क्या कहलाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लिम्फोसाइट्स के फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, इन्वेलोप्ड इन द बॉडीज इम्यून फंक्शन, मतलब शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाओं में सम्मिलित होती है। अब लिम्फोसाइट्स का बहुत ब्रॉड मतलब बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, तो हम इसको अलग अलग वीडियो में समझाएंगे। प्रत्येक कोशिकाओं के बारे में एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका यूज क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर केवल बेसिक पॉइंट को ही कवर कर रहे हैं। तो लिम्फोसाइट्स किस प्रक्रिया में शामिल होती है, शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाओं में सम्मिलित होती है। अब नेक्स्ट जो अग्रेन्युलोसाइट्स है कोशिका, वह है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की संख्या कितनी होती है, 6 से 8%। मोनोसाइट्स की संख्या 6 से 8% होती है। टोटल WBC का 6 से 8% कौन होता है, मोनोसाइट्स होती है। अब मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है, द फैगोसाइटिक सेल, मोनोसाइट्स और कण कोशिका में न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों सेम काम करती हैं। समझ में आया, कण कोशिका की न्यूट्रोफिल्स और अकण कोशिका की मोनोसाइट्स, ये दोनों सेम काम करती हैं। ये दोनों भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को खा करके नष्ट करती हैं। समझ में आ गया। द फैगोसाइटिक सेल इट्स एंड किल्स द माइक्रोब्स, मतलब रोगाणुओं को खाती हैं। डेट मतलब जो कि इंटर द बॉडी, जो शरीर में प्रवेश करते हैं, उन्हें क्या करती हैं, खा जाते हैं और खा करके नष्ट कर देती हैं। यह भक्षण कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को खाकर समाप्त करती है। समझ में आ गया इतना। अब हमने ब्लड सेल्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सी थी, प्लेटलेट्स थी, RBC और WBC। और WBC के कई टाइप होते हैं, तो हमने टाइप के बारे में भी बता दिया। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा सीरम होता है, एक विधि होती है, यदि ब्लड को कुछ देर तक रख दिया जाए, कुछ देर तक, और उसमें एक केमिकल होता है, उसका फिलहाल हमें नाम पता नहीं है, बाद में बता दूंगा। और कुछ प्रोसेस होते हैं कि यदि ब्लड को रख दिया जाए, ठीक है, तो ब्लड में जो रक्त कोशिकाएं हैं वह नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर पानी की तरह एक लिक्विड ऊपरी तह पर आ जाएगा, जिसे प्लाज्मा सीरम कहा जाता है। आपने जो सांप विष का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे मान लीजिए कि सांप ने काट लिया, तो
सांप विष का इंजेक्शन सीरम से ही बनता है, ठीक है। और कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे HIV का टेस्ट होता है, तो वह भी सीरम, ब्लड सीरम से ही होता है। तो ब्लड सीरम, मान लीजिए कि सर्प विष का जब निर्माण होता है, ठीक है, तो उसमें सर्प विष का इंजेक्शन, मान लीजिए कि यदि कोबरा के विष का इंजेक्शन बनाना है, इसे हम एक अलग टॉपिक की तरह बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, तो एक कोबरा कीड़े को विशेषतः घोड़े के रक्त से बनाया जाता है। समझ में आया? जैसा कि हमें जानकारी है, घोड़े जो हार्स होते हैं उन्हें कोबरा कीड़े से, कोबरा सांप से जो है कटाया जाता है, ठीक है। कोबरा सांप को बहुत गुस्सा में करके और एक घोड़े को कटा दिया जाएगा और घोड़ा कुछ ही देर में मर जाएगा। जैसे ही मरेगा उसके पूरे शरीर के खून को किसी बर्तन में निकाल लिया जाता है डॉक्टर द्वारा, और निकाल करके जब रख देंगे तो विष के प्रभाव से कुछ ही देर में घोड़े के रक्त की जो ब्लड कोशिकाएं हैं वह नीचे बैठ जाएंगी और पूरा सीरम जो है ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है। और उसी सीरम को थोड़ा सा शोधित कर दिया जाता है, वही सर्प विष का इंजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वह भी विष होता है। यदि किसी को सर्प विष सांप ने नहीं काटा है और उसे सांप विष का इंजेक्शन दे दो तो भी रोगी मर जाएगा। इसलिए सांप विष का इंजेक्शन उसे ही दिया जाता है जिसको सांप ने काटा है। समझ में आया? तो यही प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में पाया क्या जाता है? प्लाज्मा को सीरम भी बोला जाता है। प्लाज्मा में कई पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले वाटर पाया जाता है। वाटर कितना होता है? 92% होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55%। और अब 55% प्लाज्मा है पूरे ब्लड का, लेकिन अब प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर पाया जाएगा? 92% वाटर पाया जाएगा। मतलब यदि प्लाज्मा को यदि हम 100% की बात करें, 100% अगर इसे माने, तो उसमें से 92% वाटर पाया जाएगा। और अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स मिनरल्स, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन इत्यादि के जो आयन हैं, ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जब किसी को डिसेंट्री हो जाती है, डिसेंट्री मीन्स पेचिस, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर का। डिहाइड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मीन्स शरीर में पानी की कमी। तो पानी की कमी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी आ जाती है। तो जो हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, आरएल और डीएनएस, तो जो आरएल होता है उसमें अधिकांश मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। समझ में आया? और जो डीएनएस होता है, डीएनएस वाला पैक होता है, पाउच, जिसे लगाया जाता है हॉस्पिटल में ग्लूकोज की तरह, और उसमें डेक्सट्रोज, शर्करा के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? आयन है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और डिसेंट्री में जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है या डिसेंट्री हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रोल बाजार से ला करके, या ORS जो घोल होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म होता है ORS, जो नींबू बनाया होता है उस पर, जिसको पेचिस अधिक पड़ती है, पेचिस पड़ने लगती है, तो लोग जाते हैं मेडिकल हॉल से ORS का पैक खरीद कर लाते हैं, उसे पानी में घोल करके पीते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि अगर डिहाइड्रेशन हो गया है शरीर का तो वह रिहाइड्रेशन कर देगा। तो उसमें क्या होता है? यही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब वेस्ट मतलब वर्ज्य पदार्थ, प्लाज्मा में वर्ज्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। वर्ज्य पदार्थ मीन्स, मान लीजिए कि ऑक्सीजन एक उपयोगी पदार्थ है, और अब जो है कि यह जो है कोशिकाओं में क्रेब्स चक्र में CO2 में बदल गया। तो अब CO2 क्या है? वर्ज्य पदार्थ है, मतलब जिसका उपयोग शरीर में नहीं है। तो यह CO2 विशेषतः इसमें वर्ज्य पदार्थ में आ गया। समझ में आ गया? इस तरह से अनेक वर्ज्य पदार्थ होते हैं, बहुत से वर्ज्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो शरीर के लिए अब आवश्यक नहीं है। अब आता है प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। पोषक तत्व भी प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? विटामिन्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कुछ ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, जैसे सब वसाएं हैं इत्यादि भी इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं, पोषक तत्व। अब गैसेस, प्लाज्मा में गैसेस भी पाए जाती हैं। प्लाज्मा में गैस मतलब गैसें भी घुली होती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? विशेष रूप से इसमें N2, O2 और CO2 इत्यादि गैसें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब प्रोटीन्स, प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी पाया जाता है, और विशेष प्रोटीन्स कौन कौन से पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स और फाइब्रिनोजेन, ये 3 विशेष प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इन प्रोटीन्स के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि एल्ब्यूमिन्स का क्या काम है, ग्लोब्युलिन्स का क्या काम है, फाइब्रिनोजन का काम क्या है।
तो फिलहाल हमने इस वीडियो में ब्लड के बारे में अच्छी तरह से बताया कि ब्लड के कितने कंपोजिशंस हैं और ब्लड कैसे बना है। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को देख करके ब्लड के कंपोजिशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई टॉपिक न समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट करके उसे हमसे पूछिए, मैं उसे किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कैसा लगा यह रिप्लाई भी आप नीचे कमेंट करके बताएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी हमारा यह यूट्यूब चैनल नया है और आपके सहयोग की ज़रूरत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।